3। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर। और आज मैं एमए सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के यूनिट थर्ड में टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन क्या है इसको देखते हैं। जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो जो डेटा हमको मिलता है तो या तो वो सिंगल प्रकार टाइप का होता है या फिर डाइटोमस होता है। तो बाइवेरिएट जो डेटा है उसका नेचर जो है डाइटोमस रहता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस रहता है और उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन रहता है। तब उस कंडीशन में हम टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन की गणना करते हैं या उसकी गणना करना उचित होता है कब, जबकि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन का फार्मूला है RT। इसको हम उसे इंडिकेट करते हैं। RT इज इक्वल टू कोसाइन 180 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट BC अपॉन AD। तो इसमें हम पहले जो एक सवाल के माध्यम से हम करते हैं। नेक्स्ट सवाल के माध्यम से हम उसको समझाते हैं। एक उदाहरण में हमने बुद्धि के स्तर और गणित के परीक्षण में 50 बच्चों 7वीं कक्षा के 50 बच्चों का टेस्ट लिया, बुद्धि परीक्षण लिया उसका। तो लेवल के आधार पर हमने उसको दो कैटेगरी में बांटा, एक तो उच्च बुद्धि और दूसरा निम्न बुद्धि। उन्हीं बच्चों का हमने गणित परीक्षण लिया और उसको सक्सेस और अनसक्सेस दो ग्रुप में बांटा गया। तो क्या हम उनके दोनों समूह के गणित के परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या सहसंबंध है उसका चूँकि यहाँ पर हमको दोनों ही वेरिएबल डाइटोमस हैं, इसलिए हम RT की गणना करेंगे और यहाँ दोनों ही वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम उसको कह सकते हैं या कंटिन्यूअस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धि को हमने दो भाग में बांटा, निम्न बुद्धि और उच्च बुद्धि, और सफल और असफल एक वेरिएबल। तो निम्न बुद्धि में सफल 12 रखे जिसको हमने इस कॉलम में रखा है, और उच्च बुद्धि को B कॉलम में, यहाँ पर सफल जो उच्च बुद्धि उसको B कॉलम दिया, असफल जो है निम्न बुद्धि उसको C कॉलम में, और असफल उच्च बुद्धि को D कॉलम में रखा। तो A, B, C और D हमारा कॉलम है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम निम्न बुद्धि को टोटल करते हैं तो 25, उच्च बुद्धि को टोटल करते हैं तो 25, और टोटल यहाँ पर हमने इसका जोड़ा हमने हॉरिजॉन्टल 12 प्लस 18 तो 30, और 13 प्लस 7 किया तो यहाँ पर 20, 30 और 20 करेंगे तो 50, और यहाँ भी 25 हमने किया तो यहाँ पर 50 हमारा टोटल सैंपल यहाँ पर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने फार्मूला RT कोसाइन 180 1 प्लस BC अपॉन AD। तो BC में हमने जो स्क्वायर हमारा ABCD 4 हमने स्क्वायर बनाया था, तो वहाँ पर B में हमारा 18 फ्रिक्वेंसी है और C में 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 234 आया। और यहाँ पर AD में 12 है, A में 12 है और D में 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 84 आया। तो यहाँ पर BC जो है 234 अपॉन 84 यहाँ पर हुआ। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 180 अपॉन, पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 234 का स्क्वायर रूट 15.297 आया और 84 का स्क्वायर रूट जो है 9.165 हमको मिला। अब इसके बाद यदि हमने इसको नीचे का हमने कैलकुलेट किया तो 180 अपॉन 24.462 मिला अपॉन 9.165 मिला। नेक्स्ट, तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर कैलकुलेट करने पर 180 जो 9 है वो ऊपर आ जाएगा और इंटू 9.165 अपॉन 24.462 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1649.700 अपॉन 24.462 आया है। और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 1649 को 24.462 से
तो वहाँ पर हमको कोसाइन मिला 67.44। यदि कोसाइन को कन्वर्ट करें आरटी में तो हमको मिलता है 0.39, जो कि आरटी हमको 0.39 मिला। यदि इसी प्रकार से BC अपॉन AD को यदि हम डिवाइड करें नेक्स्ट, तो हम टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर AD माइनस BC है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि यदि AD का मान ज़्यादा है तो हम AD अपॉन BC करेंगे, और यहाँ पर हमारा BC का मान ज़्यादा है तो BC अपॉन AD यहाँ पर होगा। तो BC अपॉन AD करने पर 234 डिवाइडेड बाय 84 करने पर 2.86 हमको मिलता है। तो उसका यहाँ वो इस कैटेगरी में आता है, और उसका जो RT है वो यहाँ भी 0.39 मिल रहा है। तो ये कंफर्म हो जाए कि हमारा जो कैलकुलेशन है RT जो मिला है वो 0.39 हमको मिला है। तो हमारा जो आंसर है वो 0.39 कोरिलेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ सीमाएं हैं टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन की। इस सूत्र का संबंध उसी स्थिति में करना चाहिए जबकि दोनों ही डेटा हमारे डायटोमस हों या आंकड़े जो हैं वो विभाजित हों और अपने मीडियन के पास में हों, तथा उनके विभाजन अपने वितरण के 0.5 भाग पर हो या इस बिंदु के आसपास हो। अगर विभाजन 0.60 और 0.40 के मध्य हो तो भी इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, और तब RT का मान 0.50 के पास होता है और एवं त्रुटि की मात्रा 0.02 होती है। यदि परंतु जब RT का 0.90 हो जाता है तब त्रुटि की मात्रा 0.04 हो जाती है। इस कारण से यदि आंकड़ों का विभाजन 0.90 तथा 0.01 पर हो तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और RT तब विश्वसनीय होता है, टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन रिलायबल तब होता है जब इसका सैंपल हम बढ़ा दें 200 या 300 हमारा सैंपल है, उस स्थिति पर करें तो हमारा कोरिलेशन ज़्यादा रिलायबल होता है, और इससे कम सैंपल पर करने पर उतना रिलायबल हमको नहीं मिलता है। तो यह हुआ हमारा टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन। थैंक्स।